बेसिकली लॉ में इसमें टर्म यूज होती है कंस्पिरेसी सूट, मुद्दई बन जाता है, दूसरा मुद्दा बन जाता है, एक प्लेंटिफ होता है, दूसरा डिफेंडेंट होता है, और तीसरे बेसिकली इनका मकसद ये होता है कि तीसरे बंदे से फ़ायदा उठाया जाए। यहाँ पे तो इस तरह के ड्रामे होते हैं कि मेरे पास एक केस आया जिस केस में उन्होंने बज़ाहिर ये कहा कि हम नाराज़ हैं, उन प्रॉपर्टी हस्बैंड ने मुझे निकाहनामे में गिफ्ट कर दी हुई थी। उनसे भी सवाल किया ये दुरुस्त है कि आपकी एक ही शादी है? उसने कहा जी। मैंने कहा ये दुरुस्त है आपकी बीवी जो मुद्दईया आपकी बीवी है? उसने कहा जी ये भी दुरुस्त है। इसी करके बेसिकली ये चाह रहे थे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट उसका दूसरे को सेल किया गया था वो ख़त्म हो जाता। कोई भी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जब मिलके किसी पार्टी को इन्वॉल्व कर देते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए, तो इसका क्या हाल है, इससे किस तरह बचा जाए? अक्सर केसेस में स्पेशली सिविल केसेस के हवाले से होता है कि दो पार्टीज आपस में इंक्लूजन विद ईच अदर वो किसी तीसरे के खिलाफ केस दायर कर देते हैं। वो होता ही है कि उसमें एक मुद्दई बन जाता है, दूसरा मुद्दा बन जाता है, एक प्लेंटिफ होता है, दूसरा डिफेंडेंट होता है, और तीसरे बेसिकली इनका मकसद ये होता है कि तीसरे बंदे से फ़ायदा उठाया जाए। जैसे कि अमूमन ये होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, बाप बेटा होते हैं, भाई होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और को सेल आउट कर देते हैं। जब सेल आउट करते हैं तो उनको किसी अच्छी ऑफ़र मिलती है या कोई ऐसा होता है, अब उनको कानूनी तौर पे इससे छुटकारा हासिल करने के लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बैक डेट में एग्रीमेंट बना लेते हैं या ओरल एग्रीमेंट। वो कहते हैं जी ये तो मैंने हिब्बा कर दिया था, ये मैंने निकाह में अपनी बीवी के नाम लिख दिया हुआ था। अब ये ऐसा करके वो आके बीवी आके स्टे ले लेती है। बेसिकली लॉ में इसमें टर्म यूज़ होती है कंस्पिरेसी सूट। कंस्पिरेसी सूट जो होता है वो बेसिकली उसका मकसद ही ये होता है, उसमें पार्टीज आती हैं, एक दावा करता है, दूसरा आके उसके हक़ में बयान दे देता है। जब एक दावा करेगा दूसरा बयान देगा तो उससे साफ ज़ाहिर हो जाता है, या जवाब दावे में उसके साथ की वो आके करेगा तो पता चल जाएगा। इसी तरह हमें ये पता होता है कि ये बेसिकली हस्बैंड एंड वाइफ इंक्लूजन आए हुए हैं यहाँ पे, और ये हमें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो आपने अपने रिटन स्टेटमेंट में स्पेसिफिक प्ली लेनी होती है। आप अपने रिटन स्टेटमेंट में कहते हैं कि ये जो बाकी डिफेंडेंट्स हैं या डिफेंडेंट नंबर सच एंड सच वो इंक्लूजन है प्लेंटिफ के साथ। उसकी रीज़न ये है कि कल जब ये एविडेंस में आएंगे तो ये हमारे अगेंस्ट एविडेंस दे के जाएगा। जब ये एविडेंस हमारे अगेंस्ट, डेफिनेटली वो स्टेटमेंट भी हमारे अगेंस्ट देगा, क्योंकि उनके मफादात एक हैं। जिन पार्टीज़ के मफादात एक तरह के होते हैं वो पार्टीज़ चाहे प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, आपने स्पेसिफिक वहाँ पे डिफेंस अपना लेना होता है। आप स्पेसिफिकली अपने जवाब दावे में उनको काउंटर नहीं करेंगे तो वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो क्लेम आप अपनी प्लीडिंग में नहीं लेते, दावे या जवाब दावे में नहीं लेते, उस पर आप एविडेंस नहीं दे सकते। तो उसमें इजीली इसको प्रूव किया जा सकता है, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ हैं, बाप एंड बेटा हैं, और इसी तरह वो पार्टनर्स हैं, इवन वो मिल के केस करते हैं तो आप उनकी पार्टनरशिप डीड ला सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन ला सकते हैं। यहाँ पे तो इस तरह के ड्रामे होते हैं कि मेरे पास एक केस आया जिस केस में उन्होंने बज़ाहिर ये कहा कि हम नाराज़ हैं। उन्होंने यहाँ पे ये जिक्र किया बीवी ने कि मेरा और हस्बैंड की आपस में नाराज़गी है, ये प्रॉपर्टी हस्बैंड ने मुझे निकाहनामे में गिफ्ट कर दी हुई थी। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी है तो ये सेल का राइट नहीं कर सकते थे, तो इसने जो सेल की वो नहीं होगी, क्योंकि हम बेसिकली बोनाफाइड परचेज़र थे और बोनाफाइड परचेज़र के लिए ज़रूरी होती हैं जो रिक्वायरमेंट्स वो हमारी पूरी थी। तो मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन पे उन पे जब सवाल किए, जब ये विटनेस आई तो मैंने उसे कहा कि ये दुरुस्त है कि डिफेंडेंट नंबर 2 जो हैं आपके खामद हैं। उसने कहा जी हमारी नाराज़गी, क्योंकि इन चीफ में भी कह चुकी थी कि 10 साल से हमारी नाराज़गी है। तो फिर मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा जी कि ये दुरुस्त है कि आपका पता और डिफेंडेंट का पता एक ही है, उनका एक ही पता था। फिर अगला सवाल उनसे मैंने इस पे ये किया कि ये दुरुस्त है कि आप के दरमियान अभी तक तलाक नहीं हुई? उसने कहा जी ये भी दुरुस्त है। फिर मैंने कहा ये दुरुस्त है कि आपके दौरान आपने अपने दावे जवाब दावे के साथ किसी किस्म की कोई प्रीवियस लिटिगेशन नहीं लगाई हुई, यानी आपने कोई खुला का दावा, कोई मेंटेनेंस का दावा अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ नहीं किया जिसका सबूत लगाया हो, तो वो रिकॉर्ड में मौजूद नहीं था, तो वो नहीं साबित हो सका। सिमिलरली आगे आके मैंने उसमें की कि आपके बच्चों की तरफ से भी मेंटेनेंस का कोई सूट फाइल नहीं है। उन्होंने कहा नहीं। मैंने ये कहा कि आप अपनी बच्चों की गार्डियन भी अपॉइंट नहीं हुई, आपने ऐसा भी कोई केस नहीं किया हुआ? उसने कहा नहीं। तो इन चीज़ों से फिर हमारा अल्टीमेटली साबित हो गया कि उन दोनों का, हस्बैंड जब आया उसका मैंने जब वो आया विटनेस बॉक्स पे उससे भी आईडी कार्ड लिया, तो दोनों को आईडी कार्ड पे पता सेम था। दोनों से मैंने सवाल किया, हस्बैंड से भी सवाल किया ये दुरुस्त है कि आपकी एक ही शादी है? उसने कहा जी। मैंने कहा ये दुरुस्त है आपकी बीवी जो मुद्दईया आपकी बीवी हैं? उसने कहा जी ये भी दुरुस्त है।
پھر میں نے کہا وہی سوالات اس سے ریپیٹ کیے تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ دونوں نے ان کرائنس ود ایچ ادر یہ سوٹ فائل کیا تھا، اور فائل کر کے کنسپریسی کر کے بیسیکلی یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو کانٹریکٹ اس کا دوسرے کو سیل کیا گیا تھا وہ ختم ہو جاتا، تو وہ الٹیمیٹلی کورٹ نے پھر ان کا کیس خارج کر دیا تھا۔ تو کنسپریسی سوٹ جو ہوتی ہے دعوے جواب دعوے سے یا پارٹیز کے موقف سے بالکل ثابت ہو جاتی ہے، لیکن ایک اچھا وکیل اس کو اسمیل آؤٹ کر لیتا ہے جب وہ پلینٹ پڑھتا ہے یا ریٹن اسٹیٹمنٹ پڑھتا ہے، ان دونوں سے وہ اسمیل آؤٹ کر لیتا ہے۔ اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے موقف میں اس کا ضرور حوالہ دے اور اس کی ڈیٹیل ضرور مینشن کرے، اور کراس ایگزامینیشن میں تاکہ اس پہ وہ پراپرلی ایویڈنس بھی لا سکے اور اس پہ کراس کر کے کنسپریسی کو ثابت کر سکے۔ جہاں کنسپریسی ثابت ہو جاتی ہے وہاں ان کا کیس خارج ہو جاتا ہے۔ تھینک یو۔